जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने फिर एक बार यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस का बहुत बेहतरीन और शानदार पेपर सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और बच्चों, आप लोगों का जो मुझे प्यार मिल रहा है उसका मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं, मुझे आशा है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का विवरण अनुसूची 6 में नहीं मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट असम, ऑप्शन सेकंड त्रिपुरा, ऑप्शन थर्ड मिजोरम और ऑप्शन फोर मणिपुर। तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है, मणिपुर। मणिपुर राज्य का विवरण अनुसूची 6 में नहीं मिलता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो अनुसूची 6 है, अनुसूची जो 6 है, अनुसूची 6 है, वह आपकी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जातियों के प्रशासन से संबंधित है। जाति के प्रशासन से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 4 राज्य, कितने? 4 राज्यों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और 4 राज्य कौन कौन से हैं इसमें? आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। और क्या है? मेघालय। क्लियर है ना? तो ये 4 राज्य हैं। तो इसमें आप लोगों के सामने है कि ऑप्शन 4 मणिपुर इसमें नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जब संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान के निर्माण के समय, संविधान के निर्माण के समय, संविधान के निर्माण के समय अनुसूचियों की संख्या, समय अनुसूचियों की संख्या, अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। कहने का मतलब यह कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन वर्तमान में यह बात की जाए, वर्तमान में, तो वर्तमान में इनकी संख्या है 12। कितनी है? 12 है। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची भी, 5वीं अनुसूची है, वह भी आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 6वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? जो 6वीं अनुसूची है, यह तो विशेषतः किस राज्य? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों से संबंधित है। जबकि ये जो 5वीं अनुसूची है, यह इन 4 राज्यों के अलावा, यह इन 4 राज्यों के अलावा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, उनके प्रशासन से संबंधित है। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है 243 ए, ऑप्शन सेकंड 243 बी, ऑप्शन थर्ड 243 के और ऑप्शन फोर 243 डी। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, 243 डी। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था का जो विवरण है, एक तो यह भाग 9 में, किसमें? भाग 9 में ग्राम पंचायत व्यवस्था से विवरण है। किसका? भाग 9 ग्राम पंचायती व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था से संबंध है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो अनुसूची है, अनुसूची आपकी 11वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची? जो 11वीं है, यह भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। क्लियर है ना? इसमें भी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बता, और भाग 9 के बारे में भी। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो अनुसूची 11 है, इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शामिल किया गया था। 1992 के तहत शामिल किया गया था। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। क्या मिला था? संवैधानिक दर्जा। जो पंचायती राज व्यवस्था को मिला था संवैधानिक दर्जा, जो पंचायती राज व्यवस्था को मिला था, वो किस संविधान संशोधन के तहत? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ही मिला था। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो आपके सामने कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 243A की बात की जाए तो ये ग्राम सभा के बारे में बताता है। किसके बारे में? यह ग्राम सभा से संबंधित है। यदि 243B की बात की जाए तो 243B ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। क्लियर है? यदि 243K की बात की जाए तो जो 243K है, यह ग्राम पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है। किससे? यह ग्राम पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है। कुछ और अनुच्छेद हैं, जैसे 243C की बात की जाए तो यह ग्राम सभा की संरचना से संबंधित है। किससे? ग्राम सभा की संरचना से संबंधित है। क्लियर है ना? 243D में आपके सामने बता चुका हूं। एक और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है 243I। 243I तो यह वित्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था का जो वित्त होता है उससे संबंधित है। उसके अलावा DE की बात की जाए तो 243E की बात की जाए तो यह पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल से संबंधित है या पदावधि से संबंधित है। यह पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल से संबंधित है। क्लियर बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, 243D है, जो महिलाओं को आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है पानी में छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ऑप्शन सेकंड है पानी में मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना। ऑप्शन थर्ड है हीरे का चमकना। और ऑप्शन 4 है पानी में डाले हुए सिक्के का तल से ऊपर दिखाई देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, हीरे का चमकना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो अपवर्तन की बात की जाती है तो अपवर्तन होता क्या है? अपवर्तन में क्या होता है कि आप ये मानो कि ये कोई एक मीडियम मान लिया, ऊपर हमने मान लिया कि विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। और नीचे कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। कौन सा? सघन माध्यम है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ऊपर हमने मान लिया कि ये यहां पर वायु है। ये क्या है? ये वायु है। क्या है? ये वायु है। क्लियर है ना? ये क्या है? वायु है। नीचे की यदि बात की जाए तो नीचे हमने मान लिया ये पानी है। ये क्या है? ये पानी है। अब क्या होगा जब प्रकाश की किरणें आएंगी? जब क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें आएंगी, ये मान लिया हमने क्या है? ये अविलंब है। ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं ये अविलंब है। ये क्या है? अविलंब है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरणें आएंगी, जब ऐसे प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे प्रवेश करेंगी, वैसे तो इन्हें सीधे ऐसे जाना था, लेकिन माध्यम चेंज हो गया। जब माध्यम चेंज हो गया तो ये क्या करती हैं कि थोड़ा सा अपने
थोड़ा सा अपने अविलंब की ओर ये ऐसे झुक जाती हैं। ये कैसे अपनी ओर झुक जाती हैं, और इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही पानी में आपने देखा होगा कि छड़ या लोटा जो भी आप डाल देते हो तो वो टेढ़ा सा दिखाई देता है, तो उसके पीछे कौन है? प्रकाश का अपवर्तन है। अब अगर बात की जाए तो हीरे का जो चमकना है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्लियर है ना? उसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात की जाए तो कुछ और उदाहरण है, जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एक है आपका मरीचिका का बनना। क्या? मरीचिका का बनना। मरीचिका का बनना। क्लियर है ना? तो मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। उसके अलावा एक और है ऑप्टिकल फाइबर। एक कौन सा है? ऑप्टिकल जो फाइबर है वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सेकंड है समताप मंडल, ऑप्शन थर्ड है आयन मंडल, और ऑप्शन फोर है मध्य मंडल। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अब मैं बताऊं आप लोगों को कि जो वायु, सबसे पहले हम समझेंगे कि वायु क्या होता है। तो वायु कुछ नहीं होता बल्कि गैसों के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? वायु। गैसों के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसों के मिश्रण को हम लोग वायु कहते हैं। अब अगर वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल में क्या होता है कि जो वायु द्वारा पृथ्वी को चारों ओर से जिस आवरण से घेरे रखे होते हैं उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। फिर वायुमंडल को कुछ मंडलों में विभाजित किया जाता है। वायुमंडल को, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि वायुमंडल को कुछ मंडलों में विभाजित किया जाता है। जैसे मैंने मान लिया कि यह यहाँ जीरो, ये है आपका जीरो अक्षांश मतलब विषुवत रेखा, और ये 90 डिग्री ये मैंने मान लिया आपको ध्रुव। मतलब मैंने कहने का मतलब यह है कि धरातल से मतलब विषुवत रेखा से और वायुमंडल की ओर जाने पर मतलब ध्रुवों की ओर जाने पर मैंने आपके सामने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखो ध्यान से, अब क्या है, अब अगर बात की जाए तो ये मैंने बना दिया। अब इसमें सबसे पहले जो परत है, सबसे पहले जो परत है वह आपकी ये है, इसके बाद आपकी ये है, इसके बाद ये है, और फिर आपके सामने ऊपर है। अब इसमें क्या होता है कि जो यह है इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं इसको? हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्लियर है ना? इसके अलावा यदि बात की जाए तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं इसको? हम लोग समताप मंडल कहते हैं। इसके बाद जो यह है इसको हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। इसके बाद का इसे हम लोग आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, इसकी हाइट की बात की जाए तो ध्रुवों पे थोड़ी सी कम होती है। विषुवत रेखा पर आपको 17 किलोमीटर या 18 किलोमीटर कुछ भी लिखा मिल जाए, कोई इश्यू नहीं है। उसके अलावा समताप मंडल की बात की जाए तो ये 50 किलोमीटर तक होता है। मध्य मंडल की बात की जाए तो ये 80 किलोमीटर तक होता है। क्लियर है ना? अब वैसे तो इसके बाद आयन मंडल ही होता है, एक बहिर्मंडल भी मानते हैं, लेकिन जो भी हाइट होती है, जो जितने भी किलोमीटर होते हैं वो आयन मंडल में ही होते हैं। तो इसका आपको आयन मंडल का लिखा मिल जाएगा, आपको 400 लिखा मिल जाए या 640 लिखा मिल जाए या 700 किलोमीटर लिखा मिल जाए, वो कोई इश्यू नहीं है, ये आयन मंडल की हाइट होती है। अब देखो महत्वपूर्ण बात क्या है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इसमें जो ये मैंने बादल बना लिए, ये क्या बना लिया? ये बादल बना लिए। अब मैंने आपको ये बारिश करा दी। क्या करा दी? बारिश करा दी। उसके अलावा ये आपको आंधी तूफान ये दिखा दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मौसमी घटनाओं के लिए कौन उत्तरदायी है? क्षोभ मंडल। मौसमी घटनाएं जितनी भी होती हैं वो किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। अब अगर बात की जाए तो यहां एक रेंज है और यहां लगभग एक परत पाई जाती है जिसको हम लोग
ओजोन परत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग ओजोन परत कहते हैं। ये किस मंडल में पाई जाती है? समताप। ओजोन का मतलब होता है O3। क्या होता है? O3 होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ओजोन परत है या जो ओजोन मंडल भी कह देते हैं, सप्ताह मंडल में पाया जाता है, तो जो ओजोन परत है यह हमारी रक्षा अल्ट्रावायलेट रेंज या पराबैंगनी विकिरणों से करती है। किससे करती है? तो ओजोन जो परत है ये हमारी रक्षा किससे करती है? पराबैंगनी किरणों से। किससे? पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। किनको रोक लेती है? पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। कहने का मतलब यह है कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं। किसके कारण नहीं आ पाती हैं? तो वो ओजोन परत के कारण नहीं आ पाती। होता क्या है कि यदि अगर ओजोन परत नहीं होती तो पराबैंगनी किरणें हमारे धरातल तक आ जाती और यह कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न कर देती। जैसे टेम्परेचर बढ़ना, हमारे शरीर की बात की जाए तो हमारे शरीर में तमाम तरह की स्किन प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, ये बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देती। याद रखना। उसके अलावा समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल कौन सा है? तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल है आपका कौन सा है? वो समताप मंडल ही है। क्लियर है? फिर मध्य मंडल है, उसके बाद है आपका आयन मंडल। आयन मंडल से मैं आपको बता दूं यहां से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। कौन सी तरंगे परावर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। क्लियर है ना? रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? तो याद रखना आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चों ये क्लास कैसी लग रही है? आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि कुछ और बच्चों का भी थोड़ा सा भला हो सके। प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट 18 सितंबर, ऑप्शन सेकंड 25 अगस्त, ऑप्शन थर्ड 22 अप्रैल और ऑप्शन फोर 7 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कुछ और महत्वपूर्ण दिवस हैं। जैसे अगर बात की जाए तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण दिनों की बात की जाए तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं 22 मई को मनाया जाता है आपका विश्व जैव विविधता दिवस। कौन सा? विश्व जैव विविधता दिवस। क्लियर है ना? उसके अलावा यदि बात की जाए तो 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस, ओजोन या विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण में जैसे 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लाइफ डिवाइन निम्न में से किसकी एक प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन फर्स्ट अरविंद घोष, ऑप्शन सेकंड महात्मा गांधी, ऑप्शन थर्ड रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन फोर लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है अरविंद घोष। अरविंद घोष की कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें या रचना है जैसे
इसमें बात की जाए तो अरविंद घोष की में सबसे महत्वपूर्ण एक है सावित्री, एक है आपकी सावित्री, एक है आपकी दिव्य जीवन, दिव्य जीवन, एक है आपकी लेटर्स, लेटर्स ऑन योगा, लेटर्स ऑन योगा। ये भी अरविंद घोष की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब अगर बात की जाए तो लाला लाजपत राय की एक है बहुत महत्वपूर्ण है, वो है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। इसके अलावा यदि बात की जाए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बहुत महत्वपूर्ण है गीतांजलि। कौन सी है? गीतांजलि है, गीतांजलि। और मैं आपको बता दूं गीतांजलि को 1910 में प्रकाशित किया गया था और इसी गीतांजलि के लिए ही 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और याद रखना कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इसी वजह से इन्हें एशिया में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत के तो थे ही थे, लेकिन एशिया में भी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। यदि अब महात्मा गांधी जी की बात की जाए, ये तो आपकी ये इनकी हो गई। अब महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी जी की कुछ हैं, जैसे एक है आपकी हिंद स्वराज, एक है आपकी हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, एक है गीता माता, गीता माता है, एक है सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग, और भी है बहुत सारी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो इनकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? ऑप्शन फर्स्ट है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सेकंड है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन थर्ड है भारत और फ्रांस, और ऑप्शन फोर है भारत और नेपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य अभ्यास है। मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास बता दूं, जैसे भारत और बांग्लादेश के मध्य एक होता है संप्रीति। कौन सा होता है? संप्रीति सैन्य अभ्यास। बहुत पूछा जाता है किन दो देशों के मध्य है, तो संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। भारत और श्रीलंका के मध्य एक तो ये हो गया, उसके अलावा एक सिलीनेक्स भी होता है, एक सिलीनेक्स भी होता है, वह भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। भारत और फ्रांस के मध्य की बात की जाए तो 2024 में हुआ, शक्ति 2024 के नाम से हुआ, और यह कहां हुआ? ये मेघालय के हरमोई में हुआ। ये कहां हुआ? मेघालय के हरमोई में हुआ। क्लियर है ना? उसके अलावा भारत और नेपाल की बात की जाए तो इनके मध्य सूर्य किरण नाम से होता है। किस नाम से होता है? सूर्य किरण नाम से होता है। कुछ और महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, जैसे हरिमऊ, हरिमऊ सैन्य अभ्यास, हरिमऊ सैन्य अभ्यास होता है भारत व मलेशिया के मध्य, भारत व मलेशिया के मध्य होता है। एक होता है बोल्ड सैन्य अभ्यास, बोल्ड सैन्य अभ्यास होता है, यह भारत व सिंगापुर के मध्य होता है, भारत व सिंगापुर के मध्य होता है। एक होता है आपका अजय वॉरियर करके होता है, अजय वॉरियर, अजय वॉरियर, ये आपका भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है, भारत व ब्रिटेन के मध्य होता है। ऐसे एक और है कोकड़, कोकड़, ये जो कोकड़ है ये एक्चुअली सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि ये नेवी वाला अभ्यास है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये नौसैनिक अभ्यास है। ये कैसा अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास है। और जो ये नौसैनिक अभ्यास है यह भारत और इंग्लैंड, भारत व इंग्लैंड के मध्य होता है, इंग्लैंड के मध्य होता है। क्लियर है ना? तो ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन फर्स्ट फिनलैंड, ऑप्शन सेकंड स्वीडन, ऑप्शन थर्ड यूक्रेन, और ऑप्शन फोर डेनमार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर
ऑप्शन सेकंड है स्वीडन। क्लियर है ना बच्चों? आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लग रही है और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, फिनलैंड तो नाटो का 31वां सदस्य था। कौन सा था? 31वां सदस्य था, जबकि स्वीडन 32वां है। अब अगर नाटो की बात की जाए, नाटो तो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और इसकी स्थापना कहां हुई थी? जो स्थान था वो स्थान था आपका, मैं बता दूं, अमेरिका के वाशिंगटन में। कहां पर? वाशिंगटन में हुई थी और यह अमेरिका का एक प्रमुख शहर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें सदस्य देश थे 12। कितने थे? सदस्य देश थे उस समय 12। और इसका जो मुख्यालय या हेड जो क्वार्टर है, मुख्यालय या हेड क्वार्टर है, वह आपका ब्रुसेल्स में। कहां पर है? ब्रुसेल्स में है। और यह बेल्जियम देश की राजधानी है। ये क्या है? बेल्जियम देश की राजधानी है या बेल्जियम का प्रमुख शहर है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि वर्तमान में अब कितने सदस्य हो गए नाटो के? तो 32 हो गए। याद रखना है कि यह सैन्य संगठन है, सैन्य सेना है, जो ये सब लोग, इनका मतलब और उद्देश्य यह रहता है कि यदि हम में से जो भी इसके मेंबर होते हैं, यदि किसी पर भी कोई देश अटैक कर देता है तो यह नाटो कंट्री पर या नाटो पूरे नाटो पर माना जाता है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की वर्तमान में कितनी संख्या है? ऑप्शन फर्स्ट 40, ऑप्शन सेकंड 42, ऑप्शन थर्ड 38 और ऑप्शन फोर 45। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है 42। मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को की जो भारत में जितने भी स्थल हैं 42 हैं। तो 42 में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसमें से 34, 7 और 1। 34 तो आपके सांस्कृतिक स्थल हैं। कैसे हैं? सांस्कृतिक हैं। उसके अलावा 7 जो हैं ये आपके प्राकृतिक हैं। ये कैसे हैं? आपके प्राकृतिक हैं। और एक है आपका मिश्रित स्थल। क्लियर है ना? अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि पहले 40 थे, तो 40 के बाद जो 41वां जो है, 41वां जो स्थल है वह है आपका शांति निकेतन। कौन सा है आपका? शांति निकेतन। क्लियर है ना? शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल में, और इससे रविन्द्रनाथ टैगोर पहले से ही जुड़े हुए थे। आपको पता हो तो पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर। और जो 42वां है वो है होयसल मंदिर श्रृंखला। होय होयसलेश्वर होयसलेश्वर ये है आपके कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। क्लियर है ना? अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि दुनिया में सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थलों वाला देश जो है, दुनिया में सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल वाला देश है, दुनिया में सबसे अधिक दुनिया में सबसे अधिक विश्व धरोहर वाला स्थल, विश्व जो यूनेस्को का है विश्व धरोहर वाला देश, विश्व धरोहर स्थल वाला देश, वो है आपका इटली। कौन सा है? इटली है। इटली है। क्लियर है ना? और इटली में 59 स्थल हैं इस समय। कितने? इटली में 59 स्थल हैं। उसके अलावा यदि बात की जाए तो भारत के ऐसे पहले कौन से स्थल थे जिन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले अजंता की गुफाएं, एलोरा एलोरा की गुफाएं, लाल किला, आगरा का लाल किला,
उसके अलावा था आपका ताजमहल। इनको 1983 में शामिल किया गया था। कब? 1983 में। मेरा कहने का मतलब यह कि भारत के ये ऐसे पहले स्थल थे जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसके बाद फिर वर्तमान में स्थिति कहां तक आ पहुंची है? 42 तक। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की तो आपके सामने है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति, ऑप्शन सेकंड है पृथ्वी की परिक्रमण गति, ऑप्शन थर्ड है चंद्रमा की परिक्रमण गति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही क्या होता है? पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक शीत ऋतु होती है, एक ग्रीष्म ऋतु होती है, एक शरद ऋतु होती है और एक वर्षा ऋतु होती है। तो ये सभी 3-3 महीने की होते हैं और कुल 12 महीने में ये 4 ऋतु होती हैं और ये पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही होता है। इस गति के कारण क्या होता है? 4 ऋतु होती हैं। कितनी ऋतु होती हैं? 4 ऋतु होती हैं। इसमें होती है आपकी एक ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु होती है, एक होती है आपकी बसंत ऋतु, बसंत ऋतु होती है, इसके अलावा एक होती है शीत ऋतु, शीत ऋतु होती है और इसके बाद होती है आपकी एक शरद ऋतु। कौन सी? शरद ऋतु होती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी ऋतु प्रारंभ होती है? तो ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। ये सभी 3-3 महीने की होती हैं। ये 3 माह, ये 3 माह, ये 3 माह और ये 3 माह की होती है। क्लियर है ना? दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है इसके कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। क्या होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात का कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन रात का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है मैं आपको बता दूं। घूर्णन गति होती है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना तो होती है परिभ्रमण गति या घूर्णन गति, जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति। क्लियर है ना सब लोगों का? अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट बहलोल लोदी, ऑप्शन सेकंड इब्राहिम लोदी, ऑप्शन थर्ड सिकंदर लोदी और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है बहलोल लोदी। यह लोदी वंश का संस्थापक था। अब अगर बात की जाए इब्राहिम लोदी, तो यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। क्या था? लोदी वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। और आप लोगों को पता हो तो मैं आपको बता दूं कि यही ऐसा अवसर था जब पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ। कब? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ? 1526 में हुआ। और ये किस किस के मध्य हुआ था? तो इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य। और इसमें बाबर विजयी रहा था, बाबर विजयी रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो सिकंदर लोदी है यह लोदी वंश का सबसे महान शासक था। लोदी वंश का सबसे महान शासक था, लोदी वंश का सबसे महान शासक था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिकंदर लोदी ही गुलरुखी नाम से, किस नाम से? गुलरुखी नाम से उप कविताएं लिखता था, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। क्लियर है ना? दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि सिकंदर लोदी ने ही आगरा की स्थापना की। आगरा की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने की। कब की? 1504 में। और आगरा को ही राजधानी बनाया, आगरा को ही राजधानी बनाया था तो वो 1506 में बनाया था। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हॉर्निवल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन फर्स्ट नागालैंड, ऑप्शन सेकंड तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड कर्नाटक और ऑप्शन 4 महाराष्ट्र।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, नागालैंड का हॉर्नबिल प्रमुख त्योहार है। कुछ और प्रमुख त्योहारों की बात की जाए जो महत्वपूर्ण है, तो जैसे पोंगल त्योहार, पोंगल त्योहार, पोंगल त्योहार की बात की जाए तो यह तमिलनाडु राज्य का है। किसका है? तमिलनाडु राज्य का है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो ओणम त्योहार, ओणम, ओणम की बात की जाए तो ये केरल का है, केरल का है। इसके अलावा यदि बात की जाए सागा दावा, सागा दावा, उसके अलावा जो सागा दावा ये सिक्किम का है। ये किसका है? सिक्किम का है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो लोसार, लोसार, ये लोसार है, ये भी सिक्किम का है, ये भी सिक्किम का है। और नहीं, लोसांग सिक्किम का है। मैं आपको बता दूं कि लोसार लद्दाख का है। कहां का है? लोसार लद्दाख का है। और लोसांग है, जो लोसांग है वो सिक्किम का है। वो कहां का है? सिक्किम का है। क्लियर है ना? तो याद रखना ये कुछ महत्वपूर्ण। एक और लिख लो अगर लिखना चाहे तो, अट्टूकल पोंगल, अट्टूकल पोंगल, अट्टूकल पोंगल, अट्टूकल पोंगल की बात की जाए तो ये केरल का है। ये कहां का है? केरल का है। उसके अलावा विशु केरल का है, विशु भी केरल का है। उसके अलावा भी यदि बात की जाए तो कुछ राज्यों में, जैसे मैं आपको बता दूं इको स्ट्रीट, इको स्ट्रीट ये उड़ीसा का है, ये उड़ीसा का है। क्लियर है ना? उसके अलावा वीरगासे की बात की जाए, वीरगासे, तो ये कर्नाटक का है। ये कहां का है? कर्नाटक का है। क्लियर है ना? तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने त्योहार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सेकंड है आर्थर जी टॉन्सले, ऑप्शन थर्ड रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन फोर है विलियम हार्वे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्थर जी टॉन्सले, आर्थर जी टॉन्सले। मैं आपको बता दूं कि पारिस्थितिक तंत्र की खोज 1935 में किसने की थी? आर्थर जी टॉन्सले ने की थी। पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीवित जीव होते हैं और उनके चारों ओर जो वातावरण होता है, उनके साथ जो जिनके साथ जो संबंध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय होता है, और एक होता है आपका सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है स्थलीय में यदि बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, जैसे वन, घास का मैदान, घास का मैदान, उसके अलावा आपका रेगिस्तान, रेगिस्तान, टुंड्रा, टुंड्रा, ये सब तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं। सागरीय की बात की जाए तो सागरीय तो सागरीय होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्थायी होता है। ये स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी है, तो सागरीय जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। क्लियर है ना? कैसा होता है? ये स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। क्लियर है? अब इसके अलावा यदि बात की जाए तो प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं। दो प्रकार के घटक होते हैं। घटक होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके जैविक घटक, एक होते हैं आपके जैविक घटक, और एक होते हैं आपके अजैविक घटक। और एक कौन से होते हैं आपके? अजैविक घटक। अब इनमें अगर बात की जाए तो जैविक घटक में तो आपके आपके जीव आ जाएंगे, जीव, पशु, जितने भी जीवित होते हैं। इस जैविक घटक को ही हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, सजीव घटक। किसके नाम से जानते हैं? सजीव घटक के नाम से भी इनको जानते हैं। अजैविक घटक की बात की जाए तो इन्हें हम निर्जीव घटक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निर्जीव घटक के नाम से भी जानते हैं। अजैविक घटक में जो आएंगे आपके वायु, मृदा,
पानी, ये सब जो आते हैं ये अजैविक घटक में आते हैं और इसी के आधार पर फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं का भी वर्गीकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑर्थरजी टॉन्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अभी करंट का है, निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? ऑप्शन फर्स्ट सऊदी अरब, ऑप्शन सेकंड संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन थर्ड फ्रांस और ऑप्शन फोर ओमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, संयुक्त अरब अमीरात या यूएई। इसमें क्या किया गया है कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली को अपनाया। कहने का मतलब यह है कि भारत की जो मुद्रा है वो यहाँ स्थानीय कौन सी है? रुपया है। और मैं आपको बता दूं जो संयुक्त अरब अमीरात की है वो है दिरहम। वो क्या है? दिरहम है। तो इसमें क्या होगा कि ये स्थानीय स्तर पर दिरहम को भारतीय मान लेंगे और यूएई हमारे भारतीय रुपए को मान लेगा। क्लियर है ना? तो ये करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? याद रखना क्या पूछा जा रहा है, भारतीय नौसेना की। ऑप्शन फर्स्ट है अनामिका बी राजीव, ऑप्शन सेकंड है शिवांगी सिंह, ऑप्शन थर्ड है माधवीपुरी बीच, ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है अनामिका बी राजीव है, जो भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर ड्राइवर है। या शिवांगी सिंह की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये राफेल उड़ाने वाली पहली महिला थी। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला थी, उड़ाने वाली पहली महिला थी। उसके अलावा यदि बात की जाए तो जो ये माधवपुरी बीच है ये सेवी सेवी की हेड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की हेड है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सेकंड है इल्तुतमिश, ऑप्शन थर्ड है बलबन और ऑप्शन फोर है क्यूमर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत पर कुछ वंश उदय होते हैं, कुछ वंशों का उदय होता है। इसमें सबसे पहला था गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश था। इसके बाद खिलजी वंश था, खिलजी वंश। इसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश था। इसके बाद सैयद वंश, सैयद वंश। और इसके बाद था लोधी वंश, लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर यह तो अंतिम वंश था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश गुलाम वंश। यह दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश। क्लियर है ना? और यदि बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक शासन करने वाला, सबसे अधिक शासन करने वाला वंश, सबसे अधिक शासन करने वाला वंश, करने वाला वंश। क्लियर है ना? वो कौन था? तो वो था आपका तुगलक वंश। खिलजी वंश की बात की जाए तो प्रथम अफगान वंश, प्रथम अफगान वंश। अब अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण बात यह है कि गुलाम वंश, गुलाम वंश में कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए जिसमें सबसे पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। क्लियर है ना? तो ये से दो चीजें इसके नाम, एक है दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, या गुलाम वंश का भी संस्थापक इसे ही माना जाता है, या गुलाम वंश का संस्थापक, या गुलाम वंश का संस्थापक। अब इसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है।
इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक मानने के पीछे कुछ कारण है। जैसे मैं आपको बता दूं, पहला कारण यह है कि इल्तुतमिश ने क्या किया था कि दो चांदी के सिक्के दो सिक्के चलाए। इसमें एक था आपका तांबे का जीतल और चांदी का टका था। क्या था? चांदी का टका। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को राजधानी बनाया। क्या बनाया? दिल्ली को राजधानी बनाया था। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? तो वो इल्तुतमिश ने बनाया। उसके अलावा कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण, कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। पूर्ण निर्माण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था और यही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य से धरातल तक आने वाली किरणों को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है दीर्घ तरंग, ऑप्शन सेकंड लघु तरंग, ऑप्शन थर्ड पराबैंगनी किरणें और ऑप्शन फोर अवरिक्त किरणें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड लघु तरंग। मैं आपको बता दूं कि आप मान लीजिए कि ये हमने क्या मान लिया, ये धरातल मान लिया, ये हमने क्या मान ली, ये पृथ्वी मान ली। क्लियर है ना? अब यदि बात की जाए तो पृथ्वी के ऊपर आप सब लोग देखते हो कि वायुमंडल पाया जाता है। क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल पाया जाता है। क्लियर है ना? ये क्या मान लिया हमने? वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल है। और आप सब लोग जानते हो कि वायुमंडल कुछ नहीं होता, बल्कि वायु क्या होती है? गैसों का मिश्रण ही तो होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये पूछा भी जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये मान लिया हमने सूर्य मान लिया। ये क्या मान लिया? सूर्य मान लिया। ये है सन या सूर्य। क्लियर है यहां तक? अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि सूर्य की किरणें ये ऐसे आ रही हैं, ये यहां तक पहुंच जाती हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि प्रकाश या ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि वह एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है। अब क्या होगा? जब ये पृथ्वी तक आया है तो ये वापस भी तो जाएगा। अब ये फिर क्या होता है कि यह फिर वापस भी अंतरिक्ष में चला जाता है। क्लियर है ना? ये आ रहा है और यह जा रहा है। जो सूर्य की किरणें आती हैं, जो सूर्य की किरणें धरातल तक आती हैं, इनको हम लोग कहते हैं शॉर्ट वेव। क्या कहते हैं? शॉर्ट वेव, या इन्हीं को हम कहते हैं लघु तरंग। क्या कहते हैं? लघु तरंग। लेकिन जो पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष में जाती हैं, इन तरंगों को हम कहते हैं लॉन्ग वेव। क्या कहते हैं? लॉन्ग वेव या दीर्घ तरंग। लॉन्ग वेव या इन्हीं को हम लोग कहते हैं दीर्घ तरंग। क्लियर है ना? क्या कहते हैं? लॉन्ग वेव या दीर्घ तरंगें कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो देशांतर के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है गौर, ऑप्शन सेकंड खार, ऑप्शन थर्ड अक्षांश और ऑप्शन फोर कर्क रेखा। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है गौर। दो देशांतर के मध्य की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? गौर कहते हैं। अब अगर बात की जाए तो देशांतर क्या होता है? देशांतर, ये मान लीजिए कि मैंने ये लगभग पृथ्वी बना ली। क्लियर है ना? अब पृथ्वी बना ली तो मैंने लगभग यहां से एक जीरो देशांतर भी बना लिया। क्या बना लिया? ये मैंने जीरो देशांतर मान लिया। क्या मान लिया? जीरो देशांतर मान लिया। अब ये उत्तरी ध्रुव है, ये कौन सा ध्रुव है? ये उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। तो जो देशांतर होते हैं वो ऐसे समझो, ये ऐसे ध्रुवों को मिलाने वाले होते हैं। ये क्या होते हैं? ध्रुवों को
मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशांतर क्या होता है, तो याद रखना देशांतर क्या होता है। देशांतर आपका होता है ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। रेखा को देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ये कुल देशांतर होते हैं, जैसे एक दो ये होता है लास्ट में 180 डिग्री और ये भी होता है 180 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कुल देशांतर होते हैं, कुल जो देशांतर होते हैं वो कितने होते हैं, 360 होते हैं। कुल देशांतर कितने होते हैं, कुल देशांतर 360 होते हैं। क्लियर है ना। अब जो ये एक देशांतर है, ये एक देशांतर है और ये दूसरा देशांतर, तो इनके जो मध्य की दूरी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गौर कहते हैं। क्या कहते हैं, गौर कहते हैं। और जो इनके मध्य देशांतर, मैं आपको बता दूं, एक देशांतर की जो दूरी होती है वो 111.3 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर होती है। क्लियर है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दो देशांतरों के मध्य की दूरी को ही हम गौर कहते हैं। जबकि एक देशांतर बराबर कितने किलोमीटर होता है, 111.3 किलोमीटर होता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो 180 देशांतर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं, इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। क्लियर है ना। उसके अलावा जो देशांतर होता है, देशांतर को हम लोग यामोत्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर को हम लोग यामोत्तर भी कहते हैं। अब आप लोग देखोगे कि 360 जो देशांतर है, 24 घंटे बराबर कितने, 24 घंटे बराबर कितना होता है, 360 देशांतर होता है। अब आप लोग देखोगे कि यहां से 1 घंटे बराबर 15 देशांतर होता है। क्लियर है ना। तो आप लोग पाओगे कि 1 घंटे में 60 मिनट तो 15, तो आप लोग देखोगे कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट का समय आता है। कितना आता है, 4 मिनट का समय आता है। अब मैं आपको बता दूं, यदि आप एक देशांतर पार करते हो तो 4 मिनट का समय आता है। यदि आप पश्चिम से, किधर से, पश्चिम से पूरब की ओर पार करते हो तो इसमें प्लस होता है, समय जुड़ता है। और यदि आप पूरब से पश्चिम की ओर आते हो तो समय माइनस होता है। क्लियर है ना। 180 डिग्री या 180 सॉरी देशांतर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। उसके अलावा जो जीरो देशांतर है, जो जीरो देशांतर है इसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और इसी से पूरे विश्व के देशों का टाइम का निर्धारण होता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो समय जोन है, कुल अगर बात की जाए विश्व में कुल समय जोन कितने हैं, तो 24 है। और सबसे ज्यादा देश ऐसा जिसमें समय जोन है तो वो है फ्रांस। वो है फ्रांस जिसमें 11 समय जोन है। कितने, 11 समय जोन है। और फ्रांस ही ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक फ्रांस में ही सबसे अधिक समय जोन है। सबसे अधिक समय जोन किसमें है, सबसे अधिक समय जोन किसमें है, तो वो फ्रांस में। और कितने, 11। क्लियर है ना। तो याद रखना इस बात को कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। ऑप्शन फर्स्ट है बाबर, ऑप्शन सेकंड हुमायूं, ऑप्शन थर्ड अकबर और ऑप्शन फोर्थ शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अब मैं आपको बता दूं कि जो दीन ए इलाही धर्म है ये अकबर ने चलाया, लेकिन अकबर के कुछ और महत्वपूर्ण काम, जैसे अकबर की बात की जाए तो अकबर का जन्म 1541 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट के राजा
वीरसाल के महल में हुआ था, वीरसाल के महल में हुआ था। उसके अलावा अकबर जब राजा बना था या शासक बना था तो इसकी उम्र 13 वर्ष थी। कितनी थी? 13 वर्ष थी। उसके अलावा अकबर का जो संरक्षक था, अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। कब हुआ? 1556 में हुआ। और ये किन किन के मध्य हुआ? ये बाबर की तरफ से, वो सॉरी अकबर की तरफ से जो सेनापति था वो बैरम खां था, और एक हेमू था, हेमू व अकबर, हेमू व अकबर। अब मैं आपको बता दूं कि अकबर से संबंधित और महत्वपूर्ण बात, जैसे 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। किसका? दास प्रथा का अंत किया। उसके अलावा 1563 में तीर्थ यात्रा कर बंद, तीर्थ यात्रा कर बंद किया। उसके अलावा 1564 में ही 1564 में जजिया कर बंद, जजिया कर समाप्त। उसके अलावा यदि बात की जाए तो 1575 में इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाना की स्थापना। उसके अलावा 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया, इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, सभी धर्मों के लिए खोल दिया। उसके अलावा 1579 में मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा। और 1582 में दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म। क्लियर है ना? उसके अलावा अकबर की कुछ महत्वपूर्ण बात और की जाए, जैसे अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। दरवाजे का निर्माण 1571 में, और ये गुजरात विजय के बाद था। ये कब था? गुजरात विजय के बाद था, गुजरात विजय के बाद था। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन फर्स्ट कैस्पियन सागर, ऑप्शन सेकंड सुपीरियर झील, ऑप्शन थर्ड विक्टोरिया झील, और ऑप्शन 4 बैकाल झील। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो याद रखना कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर, लेकिन यदि पूछा जाए कि मीठे पानी की या ताजे पानी की, तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील कौन सी है? वो है आपकी सुपीरियर। क्लियर है ना? और जो सुपीरियर झील है यह अमेरिका, यह कहां पर है? अमेरिका व कनाडा की सीमा पर, अमेरिका व कनाडा की सीमा पर। यदि कैस्पियन सागर की बात की जाए तो ये कुछ देशों में स्थित है। जैसे मैं आपको बता दूं किस किस से इसकी सीमा लगती है, जैसे तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके अलावा अजरबैजान, अजरबैजान, रूस, इसके अलावा है आपका ईरान और कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। याद रखना कि ये 5 ऐसे देश हैं जिनकी बाउंड्री किससे लगती है? कैस्पियन सागर से लगती है। विक्टोरिया झील की बात की जाए तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। क्लियर है ना? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विक्टोरिया जो झील है इसकी सीमा युगांडा, युगांडा, तंजानिया, तंजानिया,
और केन्या, 3 देशों से लगती है। क्लियर है ना। उसके अलावा बैकाल झील की बात की जाए तो यह रूस में स्थित है। यह कहां स्थित है? रूस में स्थित है। यह सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील और विश्व की सबसे पुरानी झील। विश्व की सबसे पुरानी झील कौन सी है? तो वो बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सदन समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन थर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन फोर पट्टाभी सीतारमैया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फोर पट्टाभी सीतारमैया। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति। अब यूं तो ये वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष थे। उसके अलावा यदि बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। उसके अलावा यदि बात की जाए तो ये संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। और यदि बात की जाए तो ये राज्य वार्ता समिति के अध्यक्ष। राज्य वार्ता समिति के अध्यक्ष थे। तो बच्चों, आपको ये क्लास आज की मेरी कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बच्चों, अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहें और इसे थोड़ा सा और इसमें मेहनत करें जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। जय हिंद।